मेदापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पंकज अपनी मां प्रभा के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, इस कारण उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पंकज की मां हर रोज काम की तलाश में जाती। वो लोगों के घर में जा जाकर काम मांगती और उनके घर का कुछ काम करती और बदले में उसे जो भी पैसा मिलता उससे खाने का सामान लेकर घर वापस आती। कभी कभी तो काम नहीं मिलता था तो वो खाली हाथ ही वापस लौट आती। उसे खाली हाथ वापस आते देखते हुए पंकज बोला, माँ, आज कुछ नहीं लाई मेरे खाने के लिए? नहीं बेटा, आज तो काम ही नहीं मिला, तो कहाँ से कुछ लाऊं? कोई बात नहीं माँ, आप चिंता न करो। आज मुझे भूख नहीं लगी है। आप और हम आज पानी पीकर ही सो जाएंगे। अपने बेटे की बात सुनकर माँ ने उसे सीने से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू निकल गए। बेटा, आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कोई बात नहीं माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा कमा कर दूंगा, तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं होगा। फिर हम खुशी खुशी रहेंगे। अरे मेरा बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। फिर दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सोकर उठती है तो देखती है कि उसके बेटे को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये तुमने हमें कैसी जिंदगी दी है। इससे अच्छा होता कि मुझे भी मार डालते। रात को भोजन भी नसीब नहीं हुआ और अब मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब मैं क्या करूं, तू ही बता। फिर वो भागे भागे अपने पड़ोसन के यहाँ जाती है और उससे कहती है, अरे ओ बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या बात है प्रभा, आज सवेरे सवेरे? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मेरी मदद करो बहन। बड़ी आशा लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, देखती हूँ, चलो अपने घर चलो। प्रभा के घर जाकर वो देखती है कि उसका बेटा चारपाई पर पड़ा हुआ है। वो उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है, हाँ, इसे तो बहुत तेज बुखार है, इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तू घबरा मत प्रभा, मैं तुझे कुछ पैसे देती हूँ। जा जल्दी से डॉक्टर बुला कर ला और इसे दवाई दे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। जल्दी ही प्रभा डॉक्टर को बुलाकर लाती है और पंकज को दिखाती है। पंकज को देखने के बाद डॉक्टर बोला, देखिए बहन जी, आपका बेटा बहुत ही कमजोर हो चुका है। लगता है इसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता। हाँ डॉक्टर साहब, कल रात इसने कुछ भी नहीं खाया था। ओहो, कोई बात नहीं, ये लो, अभी दवाई ले आओ। मैं बता देता हूं कैसे कैसे दवाई देनी है इसे। और हां, इसने रात में कुछ खाया नहीं है तो इसके लिए फल लेते आना, ताकि उनको खाने से इसके शरीर में ताकत आ जाए तो उसको दवाई दी जा सके। फिर वो बाजार से दवाई और फल ले आती है और डॉक्टर को देती है। डॉक्टर उसे कैसे कैसे दवाई पंकज को देनी है बताकर चला जाता है। बेटा उठो उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूं, इसे खा लो, उसके बाद ये दवाई पी लो। हाँ माँ, ठीक है। दवाई पीकर पंकज फिर आराम करने लगता है। उसकी माँ फिर अपने पड़ोसन के यहाँ जाती है और उसे पूरी बात बताती है। पड़ोसी कहती है, प्रभा, जब तक तेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है तुम मेरे घर का काम कर लिया करो। इसके बदले हमसे जो बन पड़ेगा तेरे लिए कर दिया करेंगे। ठीक है बहन, आप जैसा कहें। चलो पहले पूरे घर में झाड़ू लगा दो और वहां बर्तन रखे हुए हैं, उन्हें साफ करके अपने साहब के लिए चाय बना दो। जी बहन। समय बीतता गया और ना जाने कब पंकज बड़ा हो गया और उसकी मां बूढ़ी हो चली थी। पंकज अब पूरे 25 साल का हो गया। एक दिन पंकज अपनी मां से बोला, मां, मैं नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूं। शहर जाने की बात सुनकर मां चौंकते हुए बोली, शहर? नहीं बेटा, तू शहर नहीं जाएगा। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। अगर तू शहर चला गया तो बता, इस बुढ़ापे में मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना। आखिर कब तक तेरे पल्लू से बंधा रहूंगा? मेरी भी कुछ इच्छा है, मैं भी इस गांव से बाहर निकलकर शहर देखना चाहता हूं। और मेरा क्या होगा बेटा? क्या तूने कभी मेरे बारे में सोचा है? मुझे नहीं पता, बस मैं तो जल्दी ही शहर जाऊंगा। हाँ, और कोई नौकरी करूंगा
ताकि तुम्हें लोगों के घर जा जाकर काम ना करना पड़े। नहीं बेटा, तेरे ना रहने पर मैं मर जाऊंगी बेटा, ऐसा मत करना। माँ, मैंने ठान लिया है। अब मैं शहर में एक नौकरी करूंगा और तुम्हारे लिए खूब सारे पैसे कमाऊंगा और भेजूंगा। नहीं बेटा, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि तू चाहिए। अब तो पहले एक इच्छा बाकी है कि तेरी शादी हो जाए। बस मरने से पहले ऐसा कर दे बेटा, ताकि मैं निश्चिंत होकर मर सकूं। क्या कह रही हो माँ? अभी तो अपने खाने का ठिकाना नहीं है। और माँ, तुम शादी के सपने देख रही हो? नहीं माँ, अभी तो ये संभव नहीं है। एक दिन चुपके से पंकज गांव से शहर की बस पकड़कर चला जाता है। माँ को जब इस बात का पता चलता है तो वो खूब रोती है। उसका रोना सुनकर आसपास भीड़ जमा हो जाती है। लो भैया, लो सुनो, बेटा अपनी माँ को अकेला छोड़कर नौकरी करने गया है। उसने ये सही नहीं किया। अगर जाना था तो इस बूढ़ी माँ को भी अपने साथ ले जाता। बताओ, अब ये किसके सहारे जिएगी? हाँ भैया, कह तो ऐसे रहे हो जैसे शहर में उसका कोई आलीशान घर हो, जहां वो इस अभागी को रखता है। वो घर से भाग गया है इसे खिलाने पिलाने के बारे में सोचकर। उसकी बातें सुनकर रोती हुई प्रभा बोली, नहीं भैया, वो तो अपनी माँ के लिए कमाने गया है। मुझे अकेला छोड़कर उसने जो सोचा होगा सही होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद पंकज की नौकरी शहर में लग जाती है और वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। अब उसे अपनी माँ की याद नहीं आती। उसने एक सुंदर लड़की उमा देखकर शादी भी कर ली होती है। पंकज ने अपनी माँ के बारे में उसे सब बता दिया। वो कहाँ का रहने वाला है और कहाँ से आया है, ये सारी बात वो उमा को बता देता है। लेकिन वो अपनी शादी की बात अपनी माँ को नहीं बताता। नौकरी पर जाते समय एक दिन अचानक पंकज को चक्कर आता है और वो धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ता है। सड़क पर चल रहे लोगों ने उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया और फिर उसकी पत्नी को इस बारे में सूचना दी। हेलो, आप पंकज की पत्नी बोल रही हैं क्या? हाँ, बोल रही हूँ। और आप कौन? मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर सुरेश सक्सेना बोल रहा हूँ। आपके पति की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आप यहाँ आकर मुझसे शीघ्र मिलो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जल्दी ही पहुंचती हूँ। उमा अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर सुरेश सक्सेना से मिलती है। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पति की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। अगर उन्हें जल्दी ही किडनी नहीं दी गई तो उनकी जान नहीं बचेगी। डॉक्टर साहब, आप कोई भी इंतजाम कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। ठीक है, अगर कोई डोनर मिलता है तो मैं आपको जल्दी बताता हूँ। डॉक्टर साहब, इसमें खर्चा कितना आएगा? अभी कुछ नहीं कह सकता, फिर भी 5 से 10 लाख भी लग सकते हैं। आप पैसे का इंतजाम कीजिए और हम किडनी डोनर का, ठीक है? डॉक्टर की बात सुनकर उमा मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, घर में तो कुल मिला जुलाकर 2 ही लाख होंगे और मेरे पास भी कुछ नहीं है। डोनर मिलने के बाद डॉक्टर ने उमा से कहा, उमा जी, डोनर मिल गया है। आप जल्दी से 6 लाख रुपए लेकर जल्दी ही अस्पताल पहुंचिए। उमा अस्पताल पहुंचती है और डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर साहब, 2 लाख से ज्यादा पैसा नहीं हो पाया है, आप इससे ही काम चला लीजिए। क्या कह रही हो उमा? पैसे मुझे नहीं बल्कि डोनर को चाहिए। बाकी हमारा खर्चा तो अलग होगा। आपको 1 सप्ताह का समय देता हूं, इंतजाम कर लो, नहीं तो फिर हमें दोष मत देना। 1 सप्ताह के बाद डॉक्टर ने उमा को फोन कर अस्पताल बुलाया। हाँ उमा, तो ले आई पैसे आप? नहीं डॉक्टर साहब, 2 लाख से ज्यादा नहीं है, अब मैं क्या करूं? एक उपाय है उमा, बोलो तो कहूं। तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और तुम्हारा पति भी। वो क्या है डॉक्टर साहब, जल्दी बताइए ना। आप अपनी 1 किडनी दान कर दो। आपकी 1 किडनी आपके पति को लगा देता हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती इनको किडनी। आप कोई और उपाय हो तो बताइए। पंकज की जान बचाने के लिए अगर 2 दिन से ज्यादा और समय लगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाकी आप देख लो, नहीं तो कोई रिश्तेदार या परिचित हो तो उन्हें अपनी 1 किडनी दान देने को कहो, फिर इनकी जान बच सकती है। हाँ डॉक्टर, इनकी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है इनका। इनके पिता तो पहले ही मर चुके हैं। लेकिन माँ की तो उम्र हो चुकी होगी ना? हाँ, बस मरने की ही उम्र हो रही है। ऐसे व्यक्ति की किडनी मैं नहीं ले सकता, नहीं तो वो मर सकती हैं। डॉक्टर साहब, अब तो वो मरने ही वाली हैं। अगर उनकी किडनी आप लगा देंगे तो इनकी जान बच जाएगी ना। इसके बदले आपको पैसे दे देती हूँ। अब आप ही के हवाले इनकी जिंदगी है। ठीक है,
तुम कहती हो तो उन्हें जल्दी ही बुलाओ, अब देर मत करो। फिर उमा जल्दी से प्रभा के पास जाती है और उसे पंकज की बात सुनाती है। अपने बेटे की तबीयत की खबर सुनते ही वो झट से उमा के साथ जाती है और डॉक्टर को अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर ने अगले ही दिन प्रभा की किडनी निकालकर पंकज के शरीर में लगा दी। इधर किडनी निकालने के बाद उमा प्रभा को उनके गांव पहुंचवा देती है। किडनी निकलने के कारण प्रभा की हालत बहुत बिगड़ जाती है और कुछ दिनों में उनकी मौत हो जाती है। इधर किडनी पाकर पंकज में नई जान आ जाती है और वो उमा के साथ खुशी खुशी रहता है। फिर वो अपनी माँ से मिलने की इच्छा अपनी पत्नी उमा से जाहिर करता है। उमा उसे गांव जाने से रोकती है, लेकिन दर्द का आभास उसे माँ से मिलने के लिए विवश कर देता है। वो जब गांव पहुंचता है तो गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वे लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे कातिल, आ गई तुझे माँ की याद है? हाँ भाई, सही कह रहे हो, खूनी है ये, खूनी। खूनी तो वो है जो खड़ी है साथ में, वो देखो, एक बेचारी बुढ़िया को भी नहीं बख्शा इसने। चुप रहो आप सब। अरे मैं काम की तलाश में शहर गया था। हाँ, मुझे समय लग गया, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। अब मैं और मां एक साथ रहेंगे। अब मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा और यहीं रहूंगा। अरे नालायक, किस मां के साथ रहेगा? है उसकी रूह के साथ रहेगा क्या? है क्या कह रहे हो काका? मां कहाँ है? बेटा, तेरी मां तो स्वर्ग सिधार गई, वो भी तेरी वजह से। मेरी वजह से? क्या मतलब है आपका? अरे पूछ अपनी बीबी से, वही तो बेचारी बूढ़ी को ले गई थी बहला फुसला कर। क्या कह रहे हैं ये सब? क्या बात है? जी मैं क्या कर रही हो? सही से बताओ, क्या तुम गांव आई थी मां से मिलने? हाँ, वो आपकी तबीयत खराब थी, आपकी दोनों किडनियां खराब थी, इसलिए मैं माँ के पास आई थी। तो मां इसमें क्या करती? तभी अचानक एक ग्रामीण बोल उठा। अरे बेटा, है तुझे ही तो दी है अपनी किडनी, तभी तो तू जिंदा है। अरे मेरे बच्चे, मर गई बेचारी तुझे किडनी देकर। पूरी जिंदगी दूसरों के घर काम करते करते मर गई बेचारी, है अपने लिए कुछ भी ना कर सकी और तू उसे कोई खुशी ना दे सका। गांव वालों की बात सुनकर पंकज फूट फूट कर रोने लगा और अपनी पत्नी को कहा, आज तेरे कारण मैं अपनी माँ का कातिल बन गया। अरे मर जाने दिया होता मुझे, कम से कम अपनी माँ को कोई खुशी न दे सका, उसे उसकी बहू तो दे सकता, लेकिन तूने मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा। इतना कहकर वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकला और उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई। गांव के लोगों ने उमा को ताने मार मार कर वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। फिर पुलिस को सूचना दी गई। वहां आकर पुलिस ने पंचनामा किया और पंकज की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। एक बार की बात है, काशीपुर गांव में एक विमला नाम की औरत रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। महामारी के कारण उसके पति का देहांत हो चुका था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम रमेश था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी मां धन कमाने के लिए लोगों के घर का काम किया करती थी, लेकिन उसके बेटे रमेश को अपनी मां का दूसरों के घर में काम करना पसंद नहीं था। मां, तुम दूसरों के घर का काम करने क्यों जाती हो? बेटा, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कैसे आएंगे और घर कैसे चलेगा? मां, मैं कहीं मेहनत मजदूरी कर लेता हूं, मुझे आपका काम करना अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी पढ़ाई करो। बिमला सोचती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने। बिमला जब काम करती तो रमेश भी उसके साथ जाता था। बिमला लोगों के घर जाकर कहीं बर्तन मांजती तो कहीं खाना बना दिया करती। वहीं रमेश लोगों के घर आए अखबार को बड़े ध्यान से पढ़ा करता था। एक दिन उसकी मां ने खाने की रेडी पर रोटी सब्जी का काम शुरू किया। वो अकेले ही 10 किलो आटे की रोटियां बना लिया करती थी। इसके साथ ही वो 2 सब्जियां भी बना लिया करती थी। इसके लिए वो सुबह 3 बजे उठ जाया करती थी। रमेश भी अपनी मां के साथ 5 बजे उठ जाता था और अपनी मां की मदद किया करता था, ताकि रमेश अपनी मां का काम में हाथ बटाकर अच्छी धनराशि अर्जित करवा सके। एक दिन अचानक पुलिस वाला आता है और आकर बोलता है,
अरे ये रोटी सब्जी का काम आपने ही शुरू किया है क्या? जी साहब, मैंने शुरू किया है ये काम। अरे माताजी, सड़क पर रेहड़ी लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, आपने लिया है क्या? अरे बेटा, अपने घर के ही आगे तो लगाई है रेहड़ी, इसके लिए कौन सी परमिशन? अरे माताजी, ये जो रेहड़ी आपने लगाई है ना, ये आपके घर के सामने नहीं बल्कि सड़क पर लगाई है, और जिसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना आपको रेहड़ी यहां से हटानी पड़ेगी माताजी। ये बोलकर पुलिस वाला चला जाता है, पर विमला को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोज की तरह सुबह उठती है और रोटी सब्जी बनाकर रेहड़ी पर ले जाती है। कुछ समय बाद रमेश की मां अच्छी धनराशि कमाने लगी और पुलिस वाला भी दोबारा नहीं आया। बिमला का रोटी सब्जी बनाने का काम अच्छा चलने लगा, जिससे रमेश की मां की अच्छी कमाई होने लगी। अच्छी कमाई के चलते बिमला ने रमेश का दाखिला बड़े स्कूल में करवा दिया, ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अरे इसके बस का कुछ नहीं है, हाँ देखना, ये अपने घर का सारा पैसा खराब कर देगा। अरे भला बताओ, है गांव का कोई व्यक्ति अफसर बना है क्या आज तक, है? अब रमेश पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने लगा और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने लगा। उसकी सफलता के कारण गांव वाले उससे जलने लगे। रमेश के अच्छे अंक प्राप्त करने की वजह से उसके अध्यापक भी उससे बहुत प्रसन्न थे। शाबाश रमेश, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रमेश बड़ा होता गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में दाखिला लेने हेतु इम्तिहान दिया और इम्तिहान में प्रथम भी आया। ये खबर सुनकर उसकी मां बहुत खुश हुई। मां, मुझे डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए वजीफा मिला है। अब रमेश को पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना था। रमेश की मां की आंखों में आंसू आने लगे। उसकी मां ने कहा, तुम खुशी से जाओ और डॉक्टर बनकर अपने पिताजी का सपना पूरा करो। अब वो डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर की ओर चला गया। उसके बाद मानो जैसे वो लापता सा हो गया, उसकी कोई खैर खबर नहीं थी। अरे मैं ना कहता था, इसका बेटा कुछ नहीं बनेगा, शहर जाकर पड़ा होगा किसी गलत संगत में, है? सही कह रहे हो भैया, शहर से लौट के आया है कोई आज तक जो वो आएगा, है? लेकिन उसकी मां को पूरा विश्वास था, एक दिन मेरा लड़का जरूर आएगा। कुछ सालों बाद गांव में एक बीमारी फैल गई। गांव वाले एक एक करके बीमार होने लगे और नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती होने लगे। बहुत डॉक्टर आए और चले गए, कोई भी गांव वालों को ठीक नहीं कर पा रहा था, जिससे गांव वाले बहुत निराश हो गए। तब एक नर्स ने सभी को सूचना दी, आप लोग चिंता मत करो, शहर से एक डॉक्टर आने वाले हैं जो आप सब गांव वालों का इलाज करेंगे। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए। तभी हॉस्पिटल के गेट पर एक कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर उतरा। नगर के मुखिया ने माला पहनाकर उसका स्वागत किया। जब वो अस्पताल के अंदर आया तब गांव वाले उसे देखकर चकित रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि रमेश था। रमेश ने अपनी मां के पैर छुए और आशीर्वाद लिया और फिर रमेश ने सभी गांव वालों का इलाज करना शुरू किया और सभी गांव वाले धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। रमेश की मेहनत और सफलता के कारण सारा गांव बीमारी से ठीक हो गया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुमने इस गांव के लोगों को ठीक कर दिया बेटा। सभी गांव वाले रमेश को फूल माला पहनाते हुए। सब गांव वालों को ठीक देखकर उसकी मां को अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। Please subscribe this channel.